उंगलियों से कनपट्टी सुहलाती वो किसी गहरी सोच में गुम थी। यकदम उसके चेहरे पर छाई बेसुकूनी आहिस्ता सुकून में बदलने लगी। बेड छोड़ती वो उठ खड़ी हुई। होंठों पर रेंगती मुस्कुराहट इस बात की गवाह थी कि शायद इसे अपने मसले का हल मिल गया है। शायद वो जान चुकी थी कि अब इसको आगे क्या करना है। वो आज भी कमरे में अंधेरा किए बैठा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। गुज़श्ता कुछ दिनों से ख्वाबों में इजाफा हो चुका था। जागता तो सोचों के भंवर में फंसता रहता और सोने के लिए लेटता तो ये ख्वाब पीछा ना छोड़ते। अजब बेसुकूनी थी। इस वक्त भी नींद की गोलियां लेने के बावजूद भी नींद आंखों से कोसों दूर थी। जिंदगी कितना कांटों भरा सफ़र था, इससे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। वो पल पल जीता और पल पल मरता। बेड से उठता वो वॉशरूम का रुख कर गया था। वापस आकर वो मसल्ला बिछाता नमाज पढ़ना शुरू कर चुका था। सलाम फेरता वो दुआ के लिए हाथ उठाने की हिम्मत ना कर पाया। इसे सख्त शर्मिंदगी होती थी उस ज़ात से, उससे तौबा की तलब करने से, उससे अपने लिए सुकून मांगने से। जानता था कि वो इस काबिल ही नहीं कि इससे कुछ मांग सके। किस मुंह से मांगता। सर में आहिस्ता आहिस्ता दर्द की टेसें उठने लगी। इससे पहले कि वो उठकर दवाई लेता, नींद की गोलियां शायद अपना असर दिखा चुकी थी। सर पर हाथ रखता वो चंद ही लम्हों में वहीं ढेर हो चुका था। कहाँ जा रहे हो? वजदान जो चाबी उठाए तेजी से बाहर जा रहा था, सलार की बात सुनकर रुका। आपकी होने वाली भाभी से मिलने जा रहा हूँ, कोई एतराज़ है? उसकी बात पर सलार दांत पीस गया। तुमने क्या कसम खाई है कि हर बात का उल्टा जवाब देना है? नहीं नहीं, कसम नहीं खाई। अच्छे बच्चे कसम नहीं खाते। वो भी ओवर एक्टिंग की हद करता उसे जिच कर रहा था, जबकि सलार उसे टोक कर शदीद पछताया। ये देखो मेरे जुड़े हुए हाथ, जाओ जहाँ जा रहे थे। अले मिला पाला भाई, नाराज हो गया? हा हा, एक फ़ैलो की तबीयत ख़राब है, मैं मनाहिल को लेकर उसके घर जा रहा हूँ। दफ़ा हो जाओ। जा रहा हूँ मिस्टर खड़ूस। जबकि सलार उसकी बात का मतलब समझता गुस्से से उसके पीछे भागा था, मगर तब तक वो गाड़ी में बैठता वहाँ से गायब हो चुका था। एक दफ़ा बस मिल जाए ये लड़की, अगले पिछले सारे हिसाब चुकाऊंगा, बंदरिया कहीं की ना हो तो। वो उसको नए लक़ब से नवाजता गुस्से से अंदर का रुख कर गया था। चिप्स खाती वो इन दोनों को घूरने में मसरूफ़ थी, जबकि वो शराफत की आला मिसाल कायम करते मुंह नीचे किए खामोशी से बैठे थे। वजह नूर की घर में मौजूदगी थी, वरना यकीनन वो यहाँ एक तूफ़ान बदतमीज़ी भरपा कर चुके होते। हाँ बोलो, क्यों आए हो? उसकी बात पर इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। तुम बीमार थी, हम तुम्हारी अयादत के लिए आए हैं। मनाहिल शर्मिंदा होती मरी हुई आवाज़ में बोली, जबकि वजदान महज अपनी सरेआम बेइज्जती पर पहलू बदल गया। अच्छा, मैं बीमार हूँ, सही सही। वो यूं बोली जैसे न जाने इसे कितनी बड़ी बात पता चली हो। फूल कहाँ हैं? वो अगला सवाल कर गई थी। वो दोनों तो वाकई फूल लाना भूल गए थे। उसके इतना सीरियस और फॉर्मल बिहेव पर वो दोनों ही परेशान थे। इन दोनों को चुप देखकर वो खुद ही बोल पड़ी। हाली हाथ इयादत के लिए आए हो? बड़े ही कोई भूखे हो। मेरी माँ के पास फालतू के पैसे नहीं हैं, बड़ी मेहनत से कमाती हैं वो, इतना खर्चा हो गया है। ये चाय वगैरह का सारा सामान मिलाकर तकरीबन 1500 रुपये लग गया, और तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि बंदा कुछ ले आए। और वजदान के बच्चे, इतना महंगा गिफ्ट दिया था मैंने तुम्हें तुम्हारी सालगिरह पर, कुछ तो लिहाज कर लेते। उसकी बातों से वो दोनों फ़ौरन से पहले हाथ में पकड़ा चाय का कप वापस रख गए। बाकी चीज़ों को तो उन्होंने छेड़ा ही नहीं था। वजदान का चेहरा इतनी बेइज्जती पर सुर्ख हो चुका था। उठो तुम दोनों। उन्हें देखती वो हुक्म सादिर कर गई थी, और वो दोनों खामोशी से उसकी बात मानते उठ खड़े हुए। मन्नू, ये कमरा देख रही हो, थोड़ा फैला हुआ है, और अब तुम लोग हाली हाथ उठकर आ गए हो और इतना खर्चा भी करवाया है। कुछ तो फ़ायदा करो ना मेरा, ताकि मुझे खर्चा का ज़्यादा दुख ना हो। तुम एक काम करो, इसे अच्छे से समेट दो, अलमारी भी सेट कर देना। और वजदान, तुम पहले तो ये पंखा साफ़ करो, अच्छे यहाँ से लंबे हो। उसके बाद बालकनी की सफाई करो, पौधे वगैरह भी अच्छे से साफ़ करो। आफ्टर ऑल मैं बीमार हूँ। वो लफ्ज़ बीमार पर जोर देती दोबारा खाने पर टूट चुकी थी, जबकि वो होंकों की तरह खड़े हुए थे। हम क्यों करें ये सब? हम तुम्हारे नौकर हैं क्या? और सारा कुछ तो तुमने खा नहीं बल्कि भूखों की तरह ठूस रही हो। हमने तो आधे से भी कम चाय ही पी है। वो इतनी बेइज्जती पर पहली बार खुलकर बोला, जबकि उसकी बात पर वो हाथ में पकड़ा सैंडविच प्लेट में रखती गुस्से से खड़ी हुई। तुम्हारे पैसों से खाती हूँ क्या? हाँ, अपनी माँ का खाती हूँ। तुम किस खुशी में मेरे खाने पर नजर रखे हुए हो? और क्यों नहीं करोगे ये काम? मैंने दावत देकर बुलाया था, नहीं ना? खुद आए हो ना? अब करो जल्दी। वजदान की इतनी बेइज्जती पर मनाहिल जल्दी से वहाँ से गायब होती फ़ौरन कमरे की सफाई शुरू कर चुकी थी, जो कि थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। जबकि वो भी दांत पीसता बालकनी का रुख कर गया था। ऐना अपनी मुस्कुराहट जब्त करती वहाँ से निकल चुकी थी।
हया को इस अस्पताल में काम करते हुए 1 महीना हो चुका था। जितना वो पहले दिन डर चुकी थी, अब उतना ही पुरसकून थी। उस शख्स को उस दिन के बाद सिर्फ एक दफ़ा देखा था इसने। उसके बाद वो उसे कहीं दिखाई नहीं दिया था, जिस पर उसने शुक्र ही अदा किया था। इसे उस शख्स से उसकी आंखों से खौफ महसूस होता था, यूं जैसे कच्चा चुभा जाएगा। हाँ, अलबत्ता हाशिर सर उसे काफ़ी रहमदिल और सुलझे हुए इंसान लगते थे। हर एम्प्लॉय उनकी तारीफ़ करता था। इस अरसे में उसकी हादिया नामी लड़की से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वो एक अमीर ख़ानदान से थी, मगर कभी भी क्लास डिफरेंस ने उन दोनों की दोस्ती पर कोई फ़र्क नहीं डाला था। उसकी माँ ने उससे एक दफ़ा कहा था कि दोस्ती अपने जैसों से अच्छी लगती है, मगर वो उसकी तारीफ़ों के पुल बांधकर उन्हें कायल कर चुकी थी। रही सही कसर एक मुलाकात ने निकाल दी थी। उसकी माँ भी हादिया के अखलाक से काफ़ी मुतासिर हुई थी। हया, तुम्हें पता है, हाशिर सर 1 माह के लिए अमेरिका जा रहे हैं, या शायद ज़्यादा अरसा लग जाए। वो जो भी वार्ड का चक्कर लगा कर आई थी, उसकी बात पर वाकई परेशान हो गई। यार, फिर उसका मतलब है कि 1 माह तक यहाँ वो दूसरे वाले बॉस होंगे। हाँ, मैंने सुना है काफ़ी रूड हैं वो। हाशिर सर से बिल्कुल उल्ट। जबकि उसकी बात सुनकर उसे पहली मुलाकात याद आई। वो बेख्तियार झिरझिरी ले गई। चलो, अब क्या कर सकते हैं, आओ कैंटीन चलें, काफ़ी भूख लग रही है। वो गायब दिमागी के साथ उसके साथ खींचती चली गई, क्योंकि दिमाग अभी भी वहीं अटका हुआ था। पूरे 1 घंटे बाद ऐना कमरे में दाखिल हुई तो वो दोनों थक हार कर सोफे पर बैठे थे। पूरा कमरा और बालकनी चमचमा रही थी। इन दोनों ने पूरी ज़िंदगी में यकीनन वो काम नहीं किया होगा जो वो इनसे करवा चुकी थी। वो गला खंगारती कुछ बोलने लगी जब वो दोनों एक यक ज़ुबान बोल पड़े। प्लीज़ ऐना, वी आर ऑलरेडी टायर्ड। उनकी बात सुनते ही उसकी कब की रुकी हुई हंसी छूट पड़ी। पेट पर हाथ रखती वो हंसती चली गई। हंस हंस कर उसकी आंखों से आंसू आ चुके थे, मगर वो फिर भी हंसने में मसरूफ़ थी। उसको देखकर वो पल भर में उसकी कारिस्तानी समझ गए थे। वो वाकई पहुंची हुई चीज़ थी, जिसका मुकाबला कम अज़ कम एक नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता था। इससे पहले वो दोनों उठकर जाते, वो अपनी हंसी का गला घोंटती आंसू साफ करने लगी। अच्छा अच्छा, जस्ट मजाक था, ओके। वो जल्दी से इनके बिगड़े तेवर देकर सफाई देने लगी। ये मजाक था क्या? वजदान दांत पीसता उससे पूछने लगा। हा हा, और नहीं तो क्या। हा हा। वो ढीठों की तरह हंसती उसकी बात की तायद कर गई। बहुत ही कोई घटिया मजाक था। वो हनूस गुस्से में था। आखिर इतना काम करके कमर में दर्द की टेसें जो उठ रही थी। अच्छा चलो छोड़ो, जल्दी से अपना हुलिया ठीक करके नीचे आ जाओ, लंच करते हैं। वो यूं बोली जैसे कोई मामूली सी बात हो। पहले सॉरी बोलो हम दोनों से। मनाहिल जो कब से खामोश तमाशाई बनी खड़ी थी, बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर ऐना अब्रू अचकाती उसे दाद दे गई। ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं, आना है तो आओ, वरना जाओ अपने घर। पहले सॉरी बोलो हम दोनों से, आई बड़ी। वो उसकी नकल उतारती नीचे चली गई थी, जबकि वो दोनों जब्त किए नीचे का रुख कर गए। आखिर इतनी मेहनत के बाद खाना तो बनता था। इज्जत तो वैसे ही उनकी वो कोई नहीं करती थी। अना का मसला बनाकर वो खाने से बिल्कुल हाथ नहीं धोना चाहते थे, क्योंकि सॉरी तो वो फिर भी ना बोलती। नूर जो अभी बाथरूम से निकली थी, सामने ऐना को बेड पर लेटा देखकर वो हैरान हुई। पलकें झपकती वो ये यकीन करने की कोशिश में थी कि वो वाकई उसके कमरे में है, वो भी उसके बेड पर। दोनों में इतनी बेतकल्फ़ी तो ना थी कि वो यूं धड़ल्ले से उसके बेड पर विराजमान हो जाती। अक्सर अगर उसे कुछ ज़रूरी काम होता तो वो दरवाजे से ही वापस मुड़ जाती, मगर आज तो हद ही हो गई थी। वो जो मज़े से लेटे टीवी देख रही थी, नूर को सामने खड़ा देखकर उसकी तरफ मुस्कुराहट उछाल गई। नूर होश में आती उसके पास पहुंची। कोई काम था क्या? वो दो टोक अंदाज में बोल गई। उसके अंदाज से एक पल के लिए ऐना की मुस्कुराहट थमी, मगर अगले ही लम्हे वो खुद को कंपोज कर चुकी थी। बेड क्राउन के साथ टेक लगाती वो अपनी टांगें फैलाकर नीम दराज होती, नूर के लिए अपने साथ जगह बना गई। नहीं, मुझे क्या काम होना है? मुझे लगा आप अकेली होंगी तो यहाँ आ गई। नूर उसकी बात पर आंखें फैला गई। इससे इस वक्त ऐना की दिमागी हालत पर शक हुआ, जो न जाने क्यों अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। मुझे आदत है अकेला सोने की, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, काफ़ी देर हो चुकी है। उसकी बनाई हुई जगह को इग्नोर करती वो खड़े खड़े उसे भेजने पर तुली हुई थी। हाँ, आपको ये सोचकर नींद आ जाएगी कि आपकी बेटी गर्मी में सो रही है। एसी ख़राब है मेरे रूम का, इतनी गर्मी में कैसे सोऊंगी? वो जो अभी एसी से न जाने कौन कौन से पंगे लेकर उसे बिल्कुल नकारा बना चुकी थी, अब मासूमियत से उसके सामने दुखड़ा बयान करने लगी। उसकी बात सुनती वो झिंझलाई थी। मुझे किसी के साथ नींद नहीं आती। वो एक दफ़ा फिर उसको भेजने की कोशिश करने लगी, मगर वो इससे भी ज़्यादा ढीठ वाक़या हुई थी। तो इसका हल है मेरे पास। जब तक आप सो नहीं जाती मैं सोफ़े पर बैठ जाती हूँ, बाद में बेड पर आ जाऊँगी। कैसा? वो मुस्कुराते हुए उससे पूछने लगी। वो ना चाहते हुए भी उसकी बात मानने पर मजबूर हो चुकी थी, क्योंकि उसके पास उसके हर मसले का हल मौजूद था। अब तो सिर्फ इसे खुद कमरे से बाहर छोड़कर आने की कसर बाकी थी। तो चलें फिर, आप सो जाएं।
तब तक मैं सोफे पर बैठकर प्लान्स बनाती हूँ। उसकी बात सुनकर नूर जो बेड पर बैठने लगी थी फ़ौरन उसकी तरफ मुड़ी। कौन से प्लान? वो अब्रू अचकाती उससे पूछने लगी, जबकि ऐना खुद को कोसती कोई बहाना सोचने लगी। वो हाँ, एक फ्रेंड को सरप्राइज़ पार्टी देनी है, उसका वेन्यू प्लान करना है। वो बगैर मुड़े सोफे की तरफ जाती उसे जवाब देने लगी, जिस पर नूर महज अस्बात में सर हिला गई। बेड पर नीम दराज होती वो साइड लैम्प ऑन कर गई थी। ऐना की बच्ची, किसी दिन बुरा फंसेगी तू। वो खुद से बड़बड़ाती सोफे पर बैठती अगले लाहे अमल के बारे में सोचने लगी। कमरे में छाई खामोशी में उभरती आवाज़ सुनकर उसके होंठों पर गहरी मुस्कुराहट रेंग गई। यू कैन कम हियर, आई कैन मैनेज फॉर वन नाइट। नूर की आवाज़ सुनती वो फर्जी कॉलर झाड़कर खुद को दाद देती बेड का रुख कर गई थी। नूर को कायल करना उसके लिए इतना भी मुश्किल नहीं था, वो जान चुकी थी। उसे सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल करके ही सही, लेकिन वो उसे इस होल से बाहर निकाल सकती थी। उससे थोड़े फासले पर लेटती वो बहुत खुश थी। शायद आज पहली बार वो उसके साथ सोई थी। ये ख्याल ही उसकी नींद भगा ले गया था। खामोशी से लेटती चोर आंखों से वो मध्यम रोशनी में नूर को देखने लगी, जो सोने की कोशिश में थी। उसकी पलकों की जंबिश गवाह थी कि वो भी जाग रही है। नूर जो अपनी जगह पर आंखें मूंदे उसकी मौजूदगी को फरामोश करने की कोशिश में थी, ना चाहते हुए भी फरामोश ना कर सकी। थक हार कर वो करवट बदलती आंखें खोल गई थी, जबकि ऐना उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा गई थी। सूरज की किरणें आंखों पर पड़ने पर बेड पर लेटे वजूद के चेहरे के जाविये बिगड़े। हाथ आगे रखकर रोशनी को रोकने की नाकाम कोशिश करते वो मुंह बनाकर उठ बैठी। कुछ गैर मामूली महसूस होने पर गर्दन मोड़कर देखा तो होंठों पर आसूदा मुस्कुराहट उभर कर मादूम हुई। उसके चेहरे को गौर से देखती वो जल्दी ही मुंह फेर गई। उसका चेहरा उस शख्स की याद दिलाता था जिससे उसने शिद्दत से नफरत की थी। सर झटक कर उठती वो वॉशरूम का रुख कर गई, मगर कुछ सोचते वापस पलटी और पर्दे बराबर करती वो इस पर एक नम निगाह डाल गई। वॉशरूम में खुद को बंद करती वो बालों को मुट्ठियों में जगड़ती ज़मीन पर बैठती चली गई थी। वजदान, यूं ही नहीं जाना क्या? जब से फैलो के घर से आए हो कमरे में ही बंद हो, डिनर भी नहीं किया, दरवाज़ा तो खोलो यार। वो जो कमर के दर्द की वजह से कमरा बंद करके न जाने कौन कौन से टोटके आजमा रहा था, सलार के पुकारने पर फर्स्ट एड बॉक्स बंद करता छुपाने लगा। जल्दी जल्दी से शर्ट पहनता वो दरवाज़ा खोल गया। दरवाज़ा बंद करके क्या कर रहे थे? सलार उसके देर से दरवाज़ा खोलने पर टोकता हुआ इस्तफसार करने लगा। डिस्को पार्टी चल रही थी, क्यों आपने आना था क्या? वो जल कर बोला। एक तो पहले ही कमर की दर्द की वजह से सो नहीं पाया था। सारी रात ऐना को कोसते कोसते गुजारी थी। कई टोटके और दवाइयाँ भी खा चुका था, मगर ऐना ने जाने उससे न जाने कौन से जन्म का बदला लिया था कि दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। और ऊपर से सलार की इन्वेस्टिगेशन, वो चिढ़ ही गया था। नहीं, मुझे शौक नहीं डिस्को पार्टी का। तुम 2 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ, यूनी से लेट हो रहे हो। भाई आज मुझे नहीं जाना, वो मिनमिनाया। क्या है यार भाई, आप मुझे सौतेली माँ लगते हैं कभी कभी। आ रहा हूँ मैं। सलार के कड़े तेवरों को देखकर वो बड़बड़ाता हुआ वॉशरूम में बंद हो चुका था। मैं यहीं बैठा हूँ, जल्दी आओ वरना कमरे का हशर नशर कर दूंगा। वो उसे तनबीहा करता धमकी दे गया, जो वाकई काम कर गई थी, क्योंकि 5 मिनट में वो फ्रेश होकर बाहर था। मगर सलार को वॉशरूम के दरवाजे के पास हाथ में ऑइंटमेंट लिए खड़ा देखकर वो इधर उधर देखने लगा। इधर दे के बताओ, इससे पहले मैं तुम्हें 2 लगा दूँ, वो उसको घूरता हुआ बोला, जबकि वो चिढ़ता हुआ सारी राम कहानी सुना गया। वाह भाई वाह, वैसे तो तुम्हारी गज भर की ज़ुबान बड़ी चलती है। उस लड़की के सामने गूंगे हो गए थे क्या? गधा, अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ। एक लड़की से इज्जत अफजाई करवाते हुए ज़रा शर्म ना आई। चुप करके बैठो घर, कोई ज़रूरत नहीं है यूनी जाने की। डॉक्टर के पास जाना दोपहर में, इडियट। जबकि वजदान महज चुप करके खड़ा रहा। उस पर कड़ी नज़र डालता वो धार से दरवाज़ा बंद कर गया। हाँ, मुझे कह रहे हैं, अपना तो जैसे पता ही नहीं है। इतनी बेइज्जती की थी उसने उनकी। और तो और खड़ूस भी कहा, तब तो कुछ नहीं कहा। या अल्लाह, बंदा गधा हो पर घर का छोटा ना हो। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता बेड पर गिर गया, मगर अगले ही लम्हे एक ज़ोरदार चीख बरामद हुई। ओई ऐना की बच्ची, अल्लाह पूछे तुमसे। वो चीखता हुआ एक बार फिर से ऐना को कोसने लगा। कसरमंदी से आंखें खोलती वो इर्द गिर्द देखती, माहौल को पहचानने की कोशिश करने लगी। कुछ याद आने पर फ़ौरन से उठ बैठी। इधर उधर नज़रें दौड़ाकर नूर को ढूंढना चाहा, मगर नज़रें नाकाम वापस लौट आईं। नफ़ी में सर हिलाती वो कंबल उतार गई थी। साइड टेबल से फ़ोन उठाती, पैरों में चप्पल अड़ेसती वो अपने कमरे का रुख कर गई। नूर के कमरे से उसको निकलता हुआ देखकर अम्मा भी का हैरत से मुंह खुल गया। वो अपने प्लान पर इतनी जल्दी अमल करेगी और कामयाब भी हो जाएगी, उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा ना था। उनको देखती वो शरारत से आंख विंग कर गई, जबकि अम्मा भी हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगी। बेशरम होती जा रही हो तुम ऐना, वो खजालत मटाने को बोली। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देख, होता है क्या?
वो उनके गले में बाजू डालती फिर से उनको छेड़ गई थी। आज उसका मूड वाकई खुशगवार था। अम्मा भी उसको हंसता देखकर उसकी नज़र उतार गई। अच्छा लेडी डियाना कहाँ है? सुबह सुबह कहाँ गई? नज़र रखा करें, जवान जान लड़की है, हाथ से ना निकल जाए। जबकि अम्मा भी उसकी बात का मतलब समझती उसे थप्पड़ रसीद कर गई। चल हट, शर्म करो लड़की। अरे मेरी भोली अम्मा भी, आपको नहीं पता, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। ऐना। अपने पीछे नूर की आवाज़ सुनते वो ज़ुबान दांतों तले दबा गई। मैं रेडी होने जा रही हूँ, कहती फ़ौरन से बेशतर ऊपर की तरफ भागी। इसे बस यही डर था कि ना जाने नूर ने क्या क्या सुन लिया हो। मैं आज जल्दी जा रही हूँ, तुम ड्राइवर के साथ चली जाना। उसको भागता देखकर वो उसे आवाज़ लगा गई, जबकि अपनी जान खुलासी पर शुक्र अदा कर गई। गाड़ी की चाबी दे। वो पोर्च में यूनी के लिए तैयार खड़ी गफूर चाचा से बहस कर रही थी। ऐना बीबी, मैंने आपको बताया तो है कि नूर बीबी ने सख्ती से मना किया है कि आपको गाड़ी ना दी जाए। वो सर झुकाए उस सरफरी लड़की को सफाइयाँ देने लगा। ठीक है, ना दे। मैं ज़रा आपके गांव फ़ोन करके आपकी भोली माँ को बताती हूँ कि अपनी पसंद की बहू लाने का ख्याल दिल से निकाल दें, क्योंकि आपका बेटा बहू ढूंढ चुका है। ये सुनकर यकीनन आपकी अम्मा जान को छोटा मोटा हार्ट अटैक आ ही जाना है। वो लापरवाही से कहती अपना फ़ोन बैग से निकालने लगी। गफूर बेचारा हड़बड़ाता हुआ उसे चाबी पकड़ा गया, जबकि ऐना अपनी कामयाबी पर खुश ही हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसने चोरी चोरी अपनी आदत से मजबूर उसकी बातें सुनी थी, और अब उसे अच्छा खासा बहाना मिल चुका था। ऐना बीबी, फिर नूर बीबी को मेरा मत बताइएगा। वो उससे मिन्नत करने लगा, जबकि वो फिक्र ना करें कहती गाड़ी जन से भगाकर ले गई। धक्के से गाड़ी बंद हुई तो वो झिंझलाता हुआ बाहर निकला। इंजन खोलने पर पता लगा कि पानी ख़त्म हो चुका है। बोतल ढूंढने के लिए डिक्की खोली मगर बोतल नहीं थी। सर्द सांस खारिज करता वो किसी गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सामने से एक गाड़ी नजर आई। वो शुक्र अदा करता गाड़ी को रोकने लगा। अंदर से निकलने वाले वजूद को देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया। कम अज़ कम इस वक्त वो उसके मुंह नहीं लगना चाहता था। वैसे भी सुबह वजदान की हालत देखकर उस पर काफ़ी गुस्सा था। इसको नज़रअंदाज करता वो कोई और गाड़ी ढूंढने लगा, मगर 10 मिनट तक कोई गाड़ी नज़र न आई तो मजबूरन उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। वो जो पिछले 10 मिनट से हाथ बांधे खड़ी थी, उसको अपनी तरफ देखता पाकर कंधे अचकाती एक जताती मुस्कुराहट उछाल गई। तो मिस्टर खड़ूस मुश्किल में हैं, बताइए गुलाम क्या मदद कर सकता है? भाई हमारा तो काम ही लोगों को मुश्किल से निकालना है। वो उसके पास जाती बोली थी। सलार कुछ सोचता हुआ हल्का सा मुस्कुराता हुआ उसके पास जाकर बोला, मोहतरमा, गाड़ी का पानी ख़त्म हो गया है, प्लीज़ मिल सकता है मुझे? वो उसको मुस्कुराता देखकर मुशकूक नज़रों से घूरने लगी। उसे खामोश खड़ा देखकर वो खुद ही बोल पड़ा, आप प्लीज़ ये चाबी पकड़कर बोनट खोलें, मैं ले लेता हूँ पानी। क्या ले लूँ मैं? वो असबात में सर हिलाती चाबी पकड़ गई। अलबत्ता अब भी पुरसोच नज़रें उसकी पुश्त को घूर रही थीं। सलार इजाज़त मिलने पर हंसता हुआ गाड़ी की तरफ चल दिया। पॉकेट में रखी पिन निकालता वो इधर उधर देखता छुपके से उसकी गाड़ी के टायर की हवा निकाल गया। अब अपने काम के लिए गाड़ी में नज़र दौड़ाने लगा। बोतल ना मिलने पर वो उसे मुखातिब कर गया, मोहतरमा बोतल कहाँ है? मुझे नहीं मिली। मेरा बैग लेकर आओ, उसमें है। जबकि वो एक मुस्कुराती नज़र अपने कारनामे पर डालता बैग उसके पास ले गया। उसके हाथ से बैग पकड़ती वो बोतल निकाल गई। मैं कर लूँगा, बहुत शुक्रिया आपका। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब एक दोस्त दूसरे के लिए इतना तो कर ही सकता है, मैं कर देती हूँ। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी में पानी डालती बोनट बंद कर गई। मेरा बैग? उससे अपना बैग लेकर बोतल उसमें डाल दी। बड़ी मेहरबानी, अब मैं चलता हूँ, आपको भी देर हो रही होगी। वो चाबी के लिए उसके आगे हाथ फैला गया। मेरे मुंह पर बेवकूफ़ लिखा है क्या? वो उसके और अपने दरमियान का फासला ख़त्म करती होंठों पर मुस्कुराहट लिए बोली, मतलब? उसके अंदाज पर वो ठटका। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ मैं, तो तुम्हें क्या लगा तुम मेरी गाड़ी के टायर की हवा निकाल दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा और मैं बदरूहों की तरह यहाँ वहाँ भटकती रहूँगी? वो उसको घूरती हुई बोली, जबकि सलार इस लड़की के हाथों एक बार फिर शिकस्त खाने पर दांत पीस गया। तो अब मैं जा रही हूँ तुम्हारी गाड़ी पर यूनी। तुम टायर चेंज करवाकर आराम से जहाँ जाना हो चले जाना। भाई हम भी तो मर्सिडीज़ के झूले लें, लेकिन तुम भी मेरी गाड़ी को कमतर मत समझना। होंडा स्विक का नया मॉडल है। वो पोनी हिलाती दिल जलाने वाली मुस्कुराहट होंठों पर सजाए उसकी गाड़ी में बैठकर उसको जलाने के लिए फुल स्पीड में धूल उड़ाती वहाँ से जा चुकी थी। सलार एक बार फिर इस वीरान रोड पर अकेला रह गया। टायर तो उसने कभी चेंज नहीं किया था। ड्राइवर से गाड़ी मंगवाने के लिए फ़ोन निकाला, मगर शायद आज का दिन ही मनहूस था, जो उसका फ़ोन लो बैटरी की वजह से बंद हो चुका था। चारों नाचार खुद को कोसता कि क्यों उस मक्खियों के छत्ते में हाथ डाला, वो खुद टायर चेंज करने लगा। 1 घंटे की मेहनत के बाद वो टायर चेंज करने में कामयाब हो चुका था, मगर अब उसका हुलिया ऑफिस जाने के काबिल नहीं रहा था।
इम्पॉर्टेंट मीटिंग के कैंसिल होने का दुख मनाता, ऊपर से नई गाड़ी की मतवक्का हालत को सोचता, वो घर के रास्ते पर गाड़ी डाल गया। यूनी के गेट के सामने गाड़ी रुकी तो कई स्टूडेंट्स ने रुक कर देखा। लेटेस्ट मॉडल ब्लैक मर्सिडीज से वो एक शान से उतरती कई लोगों को मरूब कर गई। गर्दन अकड़ा कर चलती वो अभी कुछ ही दूर गई थी कि दोबारा गर्दन दाएं बाएं घुमाती वो इंसानों की तरह चलने लगी। इंसान बन जा ऐना, गर्दन में बल पड़ गया ना तो फिर मारती रहना शोखियाँ। वो खुद को कोसती अब सही से चल रही थी। क्लास में सबसे तारीफें सुनती वो दिल ही दिल में इन बेवकूफ़ों पर लानत भेजने लगी जो गाड़ी की वजह से इसकी इतनी खुशामद कर रहे थे। और तो और गाड़ी भी वो जो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन की मेहमान थी। ये नहीं था कि यहाँ किसी के पास ऐसी गाड़ी नहीं थी, बल्कि इससे भी अच्छी गाड़ियों में उम्रा और वुज़रा के बच्चे कॉलेज आते थे। हाँ, अलबत्ता कोई लड़की आज तक इस तरह लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी खुद ड्राइव करके इतने धड़ल्ले से नहीं आई थी। उसकी इतनी तारीफ पर अलीज़े जो कब से चुप बैठकर कूद रही थी एकदम बोल पड़ी, इट्स नॉट अ बिग डील, आई यूज्ड टू बी अ कार रेसर इन लंडन। वो हमेशा की तरह मुंह के जाविये बिगाड़ती इंग्लिश में बोली, अंदाज में जेलसी साफ वाजिया थी। हाँ, तो तुमने मेरी दोस्त को ईजी लिया है क्या? वो तुमसे ज़्यादा अच्छी और तेज़ गाड़ी चला लेती है। मनाहिल से उसकी शोही बर्दाश्त न हुई तो फ़ौरन झूठ मूठ बोल पड़ी, जबकि ऐना तो ये सोचने लगी कि इसने कब कार रेसिंग की। वो तो आज चौथी या पांचवी बार खुद ड्राइव कर रही थी। नूर ने तो उसको कभी ड्राइव करने ही नहीं दिया था। मन्नू, हाथ हल्का रखो, ये ना हो लेने के देने पड़ जाएं। वो परेशानी से उसके कान में बोली, तुम चुप करो ऐना, मुझे पता है तुम इससे जीत जाओगी। बल्कि एक काम करते हैं, छुट्टी के टाइम रेस लगवा लेते हैं। ऐना की तरफ से ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तुम बताओ, तुम्हें मंजूर है क्या? वो खुद ही सब तय करती ऐना के नाना करने के बावजूद भी उसे चैलेंज कर गई थी। ऑफ कोर्स, वाई नॉट, बी प्रिपेयर्ड फॉर डिफीट। वो जो ऐना के चेहरे से ही अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो राज़ी नहीं है, फ़ौरन से पहले ही हामी भर गई। सारे स्टूडेंट्स बेचैनी से छुट्टी टाइम होने वाले मज़ेदार लाइव तमाशे का इंतज़ार करने लगे। मन्नू की बच्ची, तुम्हें किस गधे ने कहा था मलका जज्बात बनने का? तुम्हें पता है कितनी महंगी गाड़ी है? मेरी तो है भी नहीं। मनाहिल के शोहेपन से वो वाकई टेंशन में आ चुकी थी। अगर उसकी गाड़ी का नुकसान हो जाता है तो यकीनन वो नूर को शिकायत लगाता और फिर दोबारा गाड़ी चलाना महज ख्वाब ही हो जाता। व्हाट? क्या मतलब है ये तुम्हारी नहीं है? किसकी चोरी करके लाई हो? मनाहिल सदमे से बोली, जबकि ऐना मुंह बनाती उसे उसके चलाक कज़न की सारी कारस्तानी बताने लगी, जिसका उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था। मैं मान ही नहीं सकती, सलार भाई तो इतने स्वीट हैं, वो तो किसी से पंगा ले ही नहीं सकते। यकीनन ये भी तुम्हारी ही कोई हरकत होगी। वो 5वीं दफ़ा ये लाइन दोहरा रही थी, मगर अब की बार ऐना का मीटर ही आउट हो गया। अच्छा, मैं तुमसे झूठ बोलूँगी क्या? पूछ लेना अपने इस नमक जैसे स्वीट भाई से कि किसने कहा था मुझसे पंगा लेने का। अब तुम देखती जाओ, करूँगी मैं कार रेसिंग और ज़रूर करूँगी। वो भी पल भर में फ़ैसला कर गई थी। जी नहीं, कोई कार रेसिंग नहीं होगी। उनकी नई गाड़ी है, अगर कुछ हो गया तो? होता है तो होता रहे, मुझे क्या? तुम्हें मना किया था कि चैलेंज ना करो, तुमने नहीं मानी मेरी बात। अब मैं तो पीछे बिल्कुल नहीं हटूँगी। वो उसको परेशानी में डालती खुद आराम से कुर्सी के साथ टेक लगाकर मुंह में बबल गम डाल गई। ये थी जुस्तजुए इश्क की 3rd एपिसोड। एपिसोड पसंद आने पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एपिसोड आपको ईजीली मिलती रहे।